नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम 13 अगस्त शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो सिंप्लीफिकेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऑफ को सोल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलो यहाँ से सोल्व करना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/54 इंटू 6 माइनस 22 इंटू 6/18 माइनस 3/2 प्लस 10 माइनस 3/27 इंटू 9। तो इसको मैं अगर सोल्व करके लिखूंगा तो ये 6 से 9 पे कटेगा, और ये 6 से 3 पे कटेगा, और ये 9 से 3 पे कटेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/3 माइनस 22/3 माइनस 3/2 प्लस 10 माइनस 1। अगर ये दोनों को मैं सोल्व करूं तो मेरा क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा मेरा -7 माइनस 3/2 और प्लस 9। अगर मैं इसको फिर से सोल्व करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 2 माइनस 3/2 इज इक्वल टू में से 1.5 गया तो मेरा 0.5 आ जाएगा। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2। ये मेरा कौन सा ऑप्शन है, ये मेरा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है ट्राइंगल ABC में AB अनुपात AC इज इक्वल टू 5:2, BC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। BA को D तक बढ़ाया जाता है और कोण CAD का समद्विभाजक बढ़ाई गई BC से E पर मिलता है। तो CE की लंबाई ज्ञात करें। तो हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले तो ABC। तो ये मेरी ट्राइंगल है ABC। तो इधर मैं A ले लेता हूँ, इधर मैं ले लेता हूँ B, इधर मैं ले लेता हूँ C। अभी उसने क्या कहा, BA को बढ़ा दिया, तो हमने BA को बढ़ा दिया, कहाँ तक बढ़ाया, D तक। अभी उसने नेक्स्ट क्या कहा है कि कौन CAD, तो CAD है भाई, ये कौन है, तो इसका समद्विभाजक हमने खींचा तो वो कहाँ पे मिलता है, जाके BC से E पर। मतलब अगर मैं BC को बार बढ़ाऊंगा तो वो मेरा E पॉइंट आएगा, जहाँ पे मिलेगा। अभी उसने क्या कहा है, CE की लंबाई, ये वाली लंबाई मेरे को बतानी है। तो इसको मैं x मान लेता हूँ, और मेरे को दिया क्या है, AB और AC का रेशियो कितना दिया हुआ, 5:2। तो ये मेरा 5:2 है। और मेरे को क्या दिया हुआ, BC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो ये मेरी BC 9 सेंटीमीटर है। तो एक्सटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी होती है एंगल बाइसेक्टर की, वो क्या होती है, AB/AC इज इक्वल टू BE/CE। तो AB मेरा कितना है, 5, और AC कितना है, 2, और BE मेरा कितना हो गया, 9 + x, और CE कितना है, x। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं और सोल्व करूंगा। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 5x इज इक्वल टू 18 + 2x। x वाली टर्म को एक तरफ लेके आएंगे तो ये आएगा मेरा 3x इज इक्वल टू 18। यहाँ से x की वैल्यू मेरी क्या आई निकल के, 6। तो ये कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर 3। और ये मेरी CE की वैल्यू है, और वही हमसे क्वेश्चन में पूछी थी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा DI का क्वेश्चन है। उसमें कुछ मेल और फीमेल का दिया हुआ है कि A, B, C, D और E 5 ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें मेल और फीमेल की जो संख्या है वो हमें दी हुई है। तो हमसे पूछा गया है सभी 5 संगठनों में महिलाओं की औसत संख्या और सभी 5 संगठनों में पुरुषों की औसत संख्या का अनुपात ज्ञात करो। मतलब एवरेज, मतलब सभी को ऐड करके एवरेज निकालेंगे और फिर उसका रेशियो निकालेंगे, ये हमसे पूछा है। तो पूछा क्या है, वुमेन रेशियो मैन। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरे पास 5 ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं पहले ही ये सभी के सभी मेरे को दिख रहे कि 5 से डिवाइड होने वाले हैं। तो मैं पहले इनको डिवाइड कर लेता हूँ 5 से। तो ये रेड वाला मेरा मेल का है और ग्रीन वाला फीमेल का है। तो सबसे पहले मैं फीमेल को देख लेता हूँ। इसको मैं अगर 5 से डिवाइड करूंगा इस 300 को, तो ये मेरा हो जाएगा 60। 275 को करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 55। अगर मैं इसको 250 को करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 50। और अगर मैं इस 200 को 5 से करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 40। और अगर इस 125 को मैं अगर 5 से करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 25। ऐसे ही मैं मेल को करूंगा 5 से डिवाइड हर ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये इसको मैं करूंगा A वाले को, तो ये मेरा हो जाएगा 50। और B वाले को करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 45। अगर C वाले को करूंगा तो ये मेरा आएगा 65। और अगर D वाले को करूंगा तो ये मेरा आएगा 55। और अगर E वाले को करूंगा तो मेरा आएगा 30। बस सिंपली हमें इसको अब ऐड करके और इनका रेशियो निकाल देना है। तो 5 और 5 10 की 0 असल का 1,
4 2 6 और 5 11 और 5 16 और 6 22 और 1 23। ये मेरा आ गया 230 और इसको मैं ऐड करूंगा 5 5 10 और 5 15 1 4 और 5 9 और 6 15 15 और 9 24। तो कितने से कटेगा? 5 से कटेगा। तो ये हो गया 5 चौक 20 और 5 6 30 रेशियो। ये 5 चौक 20 5 9 45। तो मेरा आ गया 46 रेशियो 49। तो मेरा कौन सा ऑप्शन है? तो ये मेरा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा ट्रिग्नोमेट्री से है। मेरे को एक फंक्शन दिया हुआ है कि 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा, और हमसे पूछा क्या है? सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो इधर से मैं या तो इसको सोल्व करूं, एक क्वाड्रेटिक बनेगी, तो उधर से फिर थीटा की वैल्यू निकलेगी। तो एक बार मैं इसको देख लेता हूं। इधर sin थीटा है 3 sin थीटा और इधर 2 cos स्क्वायर थीटा है। तो मतलब मेरे को एक ऐसी वैल्यू लेनी है जिसमें sin थीटा की वैल्यू रूट में ना आए, क्योंकि यहाँ तो cos स्क्वायर है तो रूट भी रहेगा या रूट नहीं रहेगा, तो वो तो सिंपल ही आ जाएगी, तो रूट रहेगा नहीं उसमें। तो इधर मैं क्या देखूंगा? sin थीटा की ऐसी कौन सी एंगल पे वैल्यू आती है जिसमें रूट नहीं होता? तो मेरा है 30 डिग्री। तो एक बार मैं पुट करके देखता हूँ इसमें 30 डिग्री। अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो मैं इस 30 एंगल को इसमें पुट कर दूंगा और डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा। तो चलो पुट करते हैं। 2 इंटू cos 30 कितना होता है? √3/2 और उसका स्क्वायर कितना हो गया? 3/4 और इज इक्वल टू 3 इंटू और sin 30 कितना होता है मेरा? 1/2। तो अगर मैं दोनों तरफ देखूं तो ये कितना आ गया? 3/2 3/2। तो इसका मतलब मेरा एंगल कितना है? मेरा एंगल है 30 डिग्री। तो मैं इसमें पुट करूंगा तो मेरे को पता है कि सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 और प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो अभी सिंपली बस मेरा इतना बच गया। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 की वैल्यू मेरी होती है √3/2, तो इसका स्क्वायर भी है, तो ये मेरा होगा 3/4। अगर मैं इसको सोल्व करके लिखूंगा तो ये कितना आएगा मेरा? 7/4। तो ये मेरा कौन सा ऑप्शन है? मेरा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा डिस्काउंट का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि सुरभि ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 12% छूट पर 176 रुपए में बेचा। छूट न देने पर उसे 25% का लाभ प्राप्त होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। हमें क्या दिया हुआ है कि 12% छूट पर बेचते हैं तो 176 रुपए में बेचते हैं। तो मैं मार्क प्राइस मान लेता हूं कि मेरा मार्क प्राइस है 100। तो इस पे 12% की छूट देके कितने का हो जाएगा? 88 का। और क्वेश्चन में 88 की वैल्यू क्या दी हुई है? 176। तो इसका कितना गुना है? 2 गुना। अगर मेरे को मार्क प्राइस निकालना होगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 100 का 2 गुना, तो मतलब 200 रुपए। तो मेरा मार्क प्राइस 200 रुपए था। अभी बोल रहा है कि अगर छूट ना दे तो उसे 25% का लाभ प्राप्त होता। वो बोल रहा है कि अगर इसको मार्क प्राइस पे बेच दें, 200 रुपए में बेच दें, तो उसको 25% का लाभ प्राप्त होता है। इसका मतलब ये जो 200 है ये मेरा 125% है। तो मेरे को 100% निकालना है। तो मैं क्या करूंगा? 100 डिवाइड बाय 125। तो इससे क्या आएगा? तो इससे मेरा आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो सिंपली इसको मेरे को कट करना है। तो 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। 5 से इसको कट करूंगा तो 5 चौका 20 0। तो मेरा आ गया 160। तो वही हमसे पूछा था कि कॉस्ट प्राइस कितना, तो कॉस्ट प्राइस मेरा आ गया 160। तो कौन सा है मेरा? ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा अलजेब्रा का क्वेश्चन है। मेरे को क्या दिया हुआ है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 11 और 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 11/24। तो मेरे को निकालना है कि x³ माइनस y³ प्लस x² y²। तो मैं क्या करूंगा? तो x³ माइनस y³ मेरे को मालूम है क्या होता है कि x माइनस वाई इंटू x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। और माइनस वाले में क्या होता है? प्लस 3xy, ये इतना आ गया। और ये x² y² प्लस में है ही। तो अभी मेरे को क्या निकालना है? इधर से इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा? इसको सोल्व करके तो मेरा आ जाएगा y माइनस एक्स अपॉन xy, वो इक्वल टू आ जाएगा मेरा 11/24। और तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? 11। तो इधर आया क्या है? y माइनस एक्स। तो मेरी हो जाएगी -11। तो 11 से 11 कट होगा तो इधर से मेरी एक्स वाई की वैल्यू निकल के आई है -24। x माइनस वाई में क्या रखूंगा? 11 और इंटू 11 का स्क्वायर कितना हो गया? 121 और प्लस में 24 × 72। तो इसकी वजह से ये हो जाएगा मेरा माइनस, तो -72 और प्लस में x² y²। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स वाई का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ इसको। तो एक्स वाई कितना है मेरा? -24 स्क्वायर करूंगा तो प्लस में आ जाएगा। तो 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576। तो इसको मैं सोल्व कर लेता हूं। तो ये मेरा आ गया 11 इंटू, अगर मैं इसको इसमें से माइनस करूंगा तो मेरा क्या आएगा? 11 में से 2 गया 9 और 11 में से 7 गया 4। तो मेरा आ गया 11 इंटू 49 और प्लस में 576।
अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा मेरा 9 और ये 3 और ये 539 प्लस 576। इसको ऐड करके मेरा क्या आएगा 9 और 6 15 5 1 7 और 3 10 और 1 11 1 5 और 5 10 और 1 11। तो ये मेरा आ गया 1115। तो ये कौन सा है मेरा, ये मेरा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 मेरा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। मैं क्या दिया हुआ है कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है। उसी चाल से यह रेलगाड़ी 372 मीटर लंबी सुरंग को कितने सेकंड में पार कर लेगी। तो अभी हमें क्या बताया होगी, एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और वो सेम दिशा में, मतलब ये ट्रेन भी इसी साइड जा रही है और वो आदमी है जो वो भी इसी साइड जा रहा है। तो उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, माइनस में होके आएगी। तो मैं ट्रेन की स्पीड कितनी मान लेता हूँ, स्पीड ऑफ ट्रेन st और -6। तो ये रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। तो ये निकलेगी कैसे, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा, तो जो रेल का डिस्टेंस है वही कवर होगा। तो 240 और डिवाइड बाय 9 मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मेरी स्पीड आ जाएगी, तो वो रिलेटिव स्पीड के इक्वल होगी। लेकिन इधर क्या दिया हुआ है, ये मेरे को दिया हुआ किलोमीटर प्रति घंटा में, और अगर मैं इधर 240 बटा 9 करूंगा तो वो मेरा आएगा मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको मेरे को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा 18 डिवाइड बाय 5, तो मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगा। तो अगर मैं कट करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा 9 दूनी 18। अगर मेरा ऐसा क्वेश्चन आए ना तो कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए मैं क्या करूंगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 2 से ही डिवाइड कर दूंगा। तो मेरे पास नीचे क्या बच गया 10। तो 1 0 से 1 0 कट हो जाएगी और ये सब कट हो गया। तो ऊपर क्या आ गया 24 चौका 96। तो इधर से ट्रेन की स्पीड कितनी आई निकल के, st इजिकल टू मेरी आ गई 96 + 6। तो ये मेरी आ गई 102 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अभी मेरे से पूछा क्या है कि जो ट्रेन है वो 372 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है, तो उसे कितने सेकंड उसे पार करने में लगेंगे। जो 372 मीटर की सुरंग है उसकी लंबाई और प्लस में 240 मीटर जो ट्रेन की लंबाई है, ये दोनों को मिला के पार करेगी। अगर मैं ये दोनों को ऐड करूं तो मेरा कितना आ जाएगा 2 1 और 6, मतलब 612 मीटर इसको पार करेगी। तो कितनी स्पीड से, 102 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। लेकिन ये मीटर में है मेरा 612 मीटर और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो मैं इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करूंगा सबसे पहले। तो मैं क्या करूंगा 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा 18 ऊपर चला जाएगा। तो मैं इसको कट करूंगा सिंपली, तो ये 6 से कट होगा, तो ये 6 से कट हो गया। तो इसको फिर 5 आ गया नीचे, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूंगा। तो मेरा कितना आ गया 18 × 108 दूनी 216। ये मेरा 216 आया और नीचे क्या था 10, तो उसके नाम का मैं एक पॉइंट लगा दूंगा। तो कितना आ गया मेरा 21.6 सेकंड। तो मेरा कौन सा ऑप्शन है, ये मेरा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया हुआ है कि एक आयत की लंबाई 3 गुना बढ़ाने और उसकी चौड़ाई मूल चौड़ाई से आधी कर देने पर मूल आयत के क्षेत्रफल का नए आयत के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करो। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो अगर मैं मान लेता हूं कि पहले उसकी लेंथ थी 3 और ब्रेड्थ थी मेरे पास 2, तो उसका एरिया कितना होगा 6। अब ये बोल रहा है कि उसकी जो लंबाई है उसका 3 गुना कर देंगे तो नई लेंथ जो आएगी रेक्टेंगल की, तो मेरे पास कितनी आएगी 9, और उसकी मूल चौड़ाई उससे आधी कर दी जाए तो इंटू 1। तो अभी एरिया कितना आया, मेरा आया 9। तो अभी उसने पूछा है कि मूल जो आयत थी उसका क्षेत्रफल ये और जो नया आयत का क्षेत्रफल आया उन दोनों का रेशियो पूछा हुआ है। तो अगर मैं इसको कट करूं 3 दूनी 6 3 3 9, तो 2/3 आ गया। तो मेरा कितना आया 2:3। तो मेरा कौन सा ऑप्शन है, मेरा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 मेरा प्रॉफिट एंड लॉस से है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,591 रुपए में बेचा। उसे एक वस्तु पर 19% लाभ और दूसरी वस्तु पर 11% की हानि हुई। उसका संपूर्ण प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करें। मतलब जब हमें दिया हो कि परसेंटेज में ही कुछ दिया हुआ और परसेंटेज में पूछा हुआ है, तो जो अमाउंट दिया हुआ ना इसकी कोई वैल्यू नहीं बचती। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है डायरेक्ट, अगर वो आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो फॉर्मूला क्या है मैं आपके लिए लिख देता हूं। वो फॉर्मूला है 100 × x - y और माइनस में 2xy अपॉन 200 प्लस x - y। तो इधर x और y मेरे क्या है, जो प्रॉफिट और लॉस हो रहे हैं वही मेरे हैं। तो x मेरा कितना है 19% और y मेरा कितना है 11%। तो अभी बस सिंपली मेरे को इसको इस वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट करना है, और जो मेरा आएगा या तो एक पॉजिटिव में वैल्यू आएगी या फिर एक नेगेटिव में वैल्यू आएगी। अगर पॉजिटिव में आएगी तो मेरा क्या होगा, मेरा प्रॉफिट होगा,
और अगर नेगेटिव में वैल्यू आएगी तो मेरा लॉस होगा। तो बस सिंपली रखते हैं इसको उठा के इसमें। तो 100 इंटू अंतर कितना है इसका 8, 100 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 19 इंटू 11, तो अपॉन कितना हो जाएगा 200 प्लस 8, तो मेरा आ जाएगा नीचे 208। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा मेरा ये 800 और माइनस ये मेरा आ जाएगा 19 दूनी 38 और इंटू 11, तो ये मेरा आ जाएगा 418 और डिवाइड बाय 208। अगर मैं 800 में से 418 माइनस करूंगा तो पहले 400 गए 400 और 400 में से 18 और जाएंगे तो कितना बचेगा 382 और डिवाइड बाय 208, ये मेरा आ गया 382/208। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा मेरा, अगर मैं इसको 2 पे लेके जाऊंगा तो 416 होना चाहिए था, लेकिन ये कम है, मतलब 1 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा मेरा, और पॉजिटिव में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मेरा प्रॉफिट हो रहा है। तो मतलब एक बार ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन में लॉस वाले तो ऑप्शन होंगे नहीं, तो पहला और दूसरा तो वैसे ही कट गए। अभी प्रॉफिट देखेंगे तो ये तो 5% है, तो ये भी नहीं आएगा, तो मेरा कौन सा ऑप्शन बच गया, तो ऑप्शन नंबर 4 बचा। उसमें ही दिया हुआ कि 1.8 और इधर मेरे को पता चल गया कि 1 पॉइंट कुछ समथिंग है, तो उसके बाद वो 0.8 ही आएगा। तो मेरा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4, और यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 मेरा एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसमें क्या दिया हुआ है कि 90 विद्यार्थियों वाली कक्षा में 60% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, मतलब कोई बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। अभी क्या दिया हुआ है कि 60% तो मेरे पास गर्ल्स हैं और 40% बॉयज हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, लड़कों के औसत अंक 63 हैं, मतलब इनके जो एवरेज मार्क्स है वो 63 हैं और लड़कियों के एवरेज मार्क्स है 70। तो हमें पूरी कक्षा का एवरेज अंक निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, तो ये दोनों का मैं डिफरेंस ले लूंगा 63 और 70 का, तो मेरा डिफरेंस कितना है 7। तो मैं इनका रेशियो निकाल लेता हूं, तो मेरे पास रेशियो कितना आ गया 4:6। तो मैं इस जो ये अंतर आया है ना 7, इसको इस रेशियो में डिवाइड करूंगा, तो जो मेरा कम वाला है ना तो इसके सामने ये 6 है, तो मैं 6 का निकालूंगा, क्योंकि जो ये आएगा ना इधर इसको मैं 63 में ऐड कर दूंगा, तो सिंपली ये बीच वाली वैल्यू आ जाएगी मेरी, क्योंकि ये जो बीच वाली वैल्यू होगी ना तो 63 से तो ज्यादा होगी और 70 से कम होगी। अगर मैं 4 की वैल्यू निकाल लूंगा तो 70 में से उसको मेरे को माइनस करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं 6 की वैल्यू निकालूंगा कि सिंपली मैं उसको ऐड कर पाऊँ 63 में। माइनस की बजाय ऐड करना ज्यादा आसान रहता है, तो इसलिए मैं 6 की वैल्यू निकालूंगा। तो 7 × 6/10, और मैंने 4 और 6 इसलिए रख लिया कि नीचे 10 आ जाएगा और उसको सोल्व करना आसान हो जाएगा। अगर मैं इसको 2 और 3 लिख लेता तो 5 आता, तो थोड़ा और मुश्किल हो जाता है इसको सोल्व करना। तो अभी इसको सोल्व करके मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा आ गया 4.2, तो इसकी वैल्यू मेरी 6 की वैल्यू है 4.2, तो सिंपली 63 में मेरे को इसको ऐड करना है, तो मेरा आ जाएगा बीच में 67.2। तो ये मेरा पूरी जो कक्षा है उसका एवरेज अंक आ गई। तो ये कौन सा मेरा ऑप्शन है, तो मेरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 मेरा DI से है। कुछ डाटा दिया हुआ है कि एनरोल्ड कैंडिडेट है कुछ और पास्ड कैंडिडेट हैं। तो क्या पूछा हुआ है कि संस्थानों QR और S में नामांकित, मतलब एनरोल्ड उम्मीदवारों की कुल संख्या और संस्थानों QR और S से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुपात, तो हमें रेशियो निकालना है। तो एनरोल्ड वाले कौन से हैं 7500 और ये है 4000, तो हमें इनका रेशियो निकालना है एनरोल्ड का और पास्ड का। तो सबसे पहले मेरे को रेशियो निकालना है, तो मैं 0 को तो पहले ही छोड़ देता हूँ, तो मेरा 75 और ये मेरा आ गया 45। अभी पूछा क्या है QR और S में नामांकित उम्मीदवार, तो मैं इन तीनों को ऐड कर लूंगा, इसको 18% को 12% और 30%, तो ये मेरा कितना आ गया 60% रेशियो। अभी इसमें भी पूछा हुआ है कि जो पास हुए हैं उसमें QR और S, अगर मैं तीनों को ऐड करूं तो 24 या 72 और उसमें से गया तो 66%, तो मेरा आ गया इधर इंटू 66%। अभी इसको सिंपली कट करके मेरे को इनकी रेशियो निकाल देनी है, तो परसेंटेज है तो परसेंटेज कट हो जाएगा। तो इधर 6 से अगर मैं इसको कट करूं तो ये 11, इसको 6 से कट करूं तो ये 10, तो मेरा एक 0 से एक 0 गई, तो इधर मेरा क्या बच गया 75:44। तो मेरा जो एनरोल्ड और जो पास है कैंडिडेट उनकी रेशियो आ गई QR और S की। तो अभी देख लेते हैं वो मेरा कौन सा ऑप्शन है, वो मेरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 मेरा फिर से DI का है। तो उसमें कुछ डाटा दिया हुआ है कि फ्लेवर A, फ्लेवर B, फ्लेवर C, और कुछ ईयर्स में दिया हुआ है कि 2010, 11, 12, 13 और 14 में। तो हमसे पूछा क्या है कि 2012 में सभी स्वादों के औसत उत्पादन का, 2012, 13 और 14 में स्वाद A के औसत उत्पादन,
और 12, 13 और 14 में स्वाद सी के औसत उत्पादन के अंतर से अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं क्या ले लूंगा 2012। तो 2012 में मेरा क्या क्या दिया हुआ है कि ये 50, 50, 100 और 65, तो 165। और इसका मेरे को निकालना एवरेज, तो ये 3 टर्म थी तो डिवाइड बाय 3 रेशियो। अभी उसने पूछा है कि 2012, 13, 14 में स्वाद ए, 12, 13 और 14 में स्वाद ए 50 और 45 मेरा 95, 95 और 75 मेरा हो गया 170। और अभी अगर मेरे को 2012, 13 और 14 में स्वाद सी, तो ये 65 और 70 मेरा कितना हो गया 135 और 135 और ये मेरा 80 कितना हो गया 215। अगर मैं दोनों का डिफरेंस लेता हूं तो मेरे पास कितना आएगा 45 और इसका एवरेज वो कितना होगा 45 डिवाइड बाय 3। अभी सिंपली हमें इसका रेशियो निकालना है, तो ये 3 से 3 कट होगा। अगर मैं इसको कितने 5 से कट करूं तो मेरा आ जाएगा 5 तिया 15 और 5 तिया 15 रेशियो 5 निम 45, फिर 3 से कट होगा तो ये मेरा आ गया 11:3। तो कौन सा मेरा ऑप्शन है, तो मेरा ऑप्शन नंबर है 11:3। तो ये वाला मेरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दिया हुआ कि ट्राइंगल एबीसी में क्रमशः भुजा एबी और एसी पर बिंदु डी और ई इस प्रकार रहेंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक ट्राइंगल ही बना लेते हैं। हमारे पास ट्राइंगल क्या है ए बी और सी, तो ये मेरा ए आ गया, ये मेरा आया बी और ये मेरा हो गया सी। अभी क्या दिया हुआ कि ए बी इस पे और ए सी इस पे, कोई बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि, तो पहले मैं 2 पॉइंट मान लेता हूँ कि ये डी है मेरा, ये ई है, तो मेरा पॉइंट डी आ गया, ये मेरा पॉइंट आ गया ई। दोनों को मैं मिला लेता हूँ। अभी उसने क्या बताया कि डी और ई इस प्रकार है कि एंगल ए डी ई, तो ये कौन सा एंगल, ये वाला एंगल ए डी ई बराबर है एंगल बी के, इस एंगल के बराबर हो गया। तो मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो ये डी ई पैरेलल है बी सी। तो अभी हमें क्या दिया हुआ है कि ए डी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो ये मेरा 7 आ गया, और बी डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो मेरे से क्या पूछा हुआ है, मेरे को पूछा हुआ है कि डी ई की वैल्यू बताओ। डी ई को मैं एक्स मान लेता हूं। अगर इसमें ये पैरेलल है डी ई और बी सी, तो मेरा क्या होगा ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा डी ई अपॉन बी सी। अभी सिंपली मेरे को इसमें वैल्यू पुट करनी है। ए डी की वैल्यू मेरी कितनी है 7 और ए बी की कितनी है 12 इज इक्वल टू डी ई की कितनी है x और अपॉन बी सी की वैल्यू मेरी 9। तो ये 3 से कट होगा, 3 तिया 9 और 3 चौका 12। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई तो 21/4। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरा 4 पंजे 20 और ये आ गया 5.25। तो मेरा कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। तो ये मेरी क्या आ गई डी ई की वैल्यू आ गई मेरी 5.25। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 डीआई से है। एक आयत चित्र दिया हुआ है और कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और उनका कुछ वेट दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है माना कि 50 केजी से कम वजन वाले छात्रों की संख्या x है और 60 केजी या इससे अधिक वजन वाले छात्रों की संख्या y है। तो x रेशियो y बताना हमें। तो ये x है और रेशियो y। तो x के बारे में क्या बताया हुआ है कि जो 50 केजी से कम है, तो मतलब ये इस पॉइंट से पीछे पीछे जो भी है वो x की वैल्यू अगर सबको मैं ऐड करूं तो मेरा आ गया 45 + 20, तो मेरा आ गया 65 रेशियो। और y के बारे में क्या बताया हो कि 60 केजी या इससे अधिक वजन वाले, तो 60 इधर से लेके इससे आगे जो भी रहेंगे उनका ऐड, तो 40 और 5 कितना हो गया 45। तो इनका रेशियो पूछा हुआ है, तो 5 से कट करूंगा तो मेरा आ गया 13 और 5 निम 45। तो मेरा रेशियो कितना आ गया 13:9। तो ये मेरा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, ये मेरा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 मेरा टाइम एंड वर्क से है। तो क्या दिया हुआ मेरे को प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 18 व्यक्ति 3 यूनिट कार्य 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 25 व्यक्ति 5 यूनिट कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसमें सिंपली हम MDH अपॉन W वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो मेरा आ गया M1 D1 H1 डिवाइड बाय W1। तो इसमें M1 क्या है मैन है और D1 क्या है डेज है, H1 क्या है मेरा आवर्स है और W1 क्या है मेरा वर्क है। तो ये किसके इक्वल टू होगा M2 इंटू D2 इंटू H2 और डिवाइड बाय W2। अभी क्वेश्चन में से डाटा उठा के रख देते हैं और कुछ नहीं करना सिंपली। तो मेरा H1 कितना है 8 घंटे इधर दिया हुआ है, तो H1 मेरा है 8 इंटू 18 व्यक्ति हैं, तो इधर ये M1 की वैल्यू 18 आ जाएगी इंटू और 3 यूनिट कार्य है तो W1 की वैल्यू दी हुई है अपॉन में 3 आ जाएगा और 10 दिन में पूरा करते हैं तो D1 मेरा आ जाएगा 10। तो इक्वल टू किसके होगा
प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए, तो S2 मेरा 6 है और 25 मेंस है, तो मेरा M2 आ गया 25 इंटू 5 यूनिट कार्य है, तो ये 5 यूनिट कार्य W2 है, तो इधर आ जाएगा। तो मेरे को D2 निकालना है, तो अभी क्या करना है, सिंपली इसको कट करना है मेरे को। तो इसको कट करूंगा मैं 6 से, तो 6 3 18, और इसको मैं 5 से कट करूंगा, 5 5 25, और इसको 5 से करूंगा, 5 दूनी 10, 3 से 3 कट होगा। तो इधर से D2 की मेरी क्या वैल्यू आई, D2 इक्वल टू ये मेरा हो गया 8 दूनी 16। तो मेरे जो डेज आए हैं वो मेरे हो गए 16 डेज। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा, मेरा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 मेरा अलजेब्रा से क्वेश्चन है। तो उसमें क्या दिया हुआ है मेरे को, यदि 16x² + y² = 48 और xy = 2 है, तो हमें बताना है 64x³ + y³। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4x का होल क्यूब प्लस y³। तो अगर मेरे को 4x + y मिल जाए तो इसको मैं सोल्व कर सकता हूँ। तो अगर मैं 4x + y इसका होल स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, 16x² + y² और प्लस में 8xy। अभी 16x² + y² की वैल्यू क्या दी हुई है, क्वेश्चन में दी हुई है 48 और प्लस xy की वैल्यू 2 है, तो ये 8 दूनी 16, तो मेरा कितना आ गया 64। तो इधर से स्क्वायर था, इसको हटाऊंगा तो क्या आएगा मेरा 4x + y = 8। इसका फॉर्मूला क्या होगा मेरा, 4x + y इंटू 4x + y पूरे का स्क्वायर और माइनस में 3xy। तो अभी xy की जगह क्या 4x और y है, तो मेरा हो जाएगा कितना 12x और y। तो अभी 4x + y मैंने कितना निकाला है 8, तो 8 इंटू 8 का स्क्वायर 64 और माइनस 12 दूनी 24, तो मेरा कितना आ गया 8 इंटू 40, तो मेरा आ गया 320। तो इसकी वैल्यू मेरी आई 320। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा है, मेरा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 मेरा ज्योमेट्री से है। तो क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 17 में मेरे को कि O केंद्र वाले वृत्त में AD व्यास है। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं और जिसका सेंटर है O, ये मेरा सेंटर हो गया O। अभी क्या दिया होगी AD व्यास है, तो मैं AD ड्रॉ कर लेता हूँ, ये मेरा हो गया डायमीटर AD। तो अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ कि AC जीवा है, तो इधर इसको मैं इधर मिला देता हूँ, ये मेरा हो गया AC जीवा कोर्ड। मतलब AC पर बिंदु B इस प्रकार है कि OB = 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट मान लेता हूँ B, तो O और B को मैं मिला देता हूँ। तो ये क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, मेरे को दिया हुआ 7 सेंटीमीटर और OBA, तो मेरा एंगल हो गया ये OBA, ये वाला एंगल, ये मेरे को कितना दिया हुआ है, ये मेरे को दिया हुआ 60 डिग्री। और एक एंगल मेरे को क्या दिया हुआ DOC, ये DOC = 60 डिग्री। तो कहां से बनेगा ये DO और C, तो इधर OC को मैं मिलाऊंगा, तो ये वाला एंगल जो मेरा बन गया ये भी 60 डिग्री है। अभी मैं देख लेता हूँ ट्रायंगल OAC में। तो OAC में क्या है, OA = OC है, क्योंकि ये दोनों की दोनों रेडियस है सर्कल की, इसलिए दोनों की दोनों बराबर होंगी। अभी मैं ट्रायंगल OAC में देखूं तो जो ये बाई एंगल है 60 डिग्री, ये अंत सम्मुख कोणों के बराबर होगा। मतलब ये एंगल और ये एंगल ये दोनों के योग के बराबर होगा, और ये दोनों बराबर हैं, तो ये कितने कितने हो जाएंगे, ये मेरे 30 हो जाएंगे। अगर ये 30 है ये वाला एंगल, ये इधर अगर 30 है, तो अगर मैं ट्रायंगल OB और C में देखूं, अगर ट्रायंगल OBC में मेरा ये जो 60 डिग्री दिया हुआ है बाई एंगल है, तो ये भी क्या हो गया अंत सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा। अगर ये वाला मेरा कोण, ये वाला अगर 30 डिग्री है, तो जो इधर ये एंगल है, तो ये भी मेरा 30 डिग्री होगा। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। तो मतलब OB मेरा आ गया BC के इक्वल। तो OB मेरे को कितना दिया हुआ है, तो OB मेरे को दिया हुआ था 7। तो मेरे से पूछा क्या था BC की लेंथ, तो BC भी 7 होगा मेरा। तो वही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि BC की लेंथ बताओ, तो BC की लेंथ कितनी आएगी मेरी 7। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या दिया हुआ है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। विकर्ण रेखाएं BD और AC एक दूसरे को E पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो मैं सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं और इसके अंदर बनाता हूं मैं ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो मैं इसको मिला दूंगा चारों को, तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया A, ये मेरा आया B, ये मेरा आया C और ये मेरा आ गया D। अभी उसने क्या बोला है कि BD और AC एक दूसरे को बिंदु E पर काटते हैं, तो मैं AC को मिला दूंगा और मैं मिला दूंगा BD को। दोनों कहाँ पे कट करते हैं, E पर। अभी क्या दिया हुआ कि यदि BEC ये वाला एंगल
138 दिया हुआ है मेरे को, 138 डिग्री। और ई सी डी, ई ये वाला ई है और सी है, ये डी है, तो ये वाला एंगल मेरे को कितना दिया हुआ है 35 डिग्री। तो मेरे से पूछा क्या है कि बी ए सी, तो बी ए और सी ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल मेरे से पूछा हुआ है। अगर मैं ये ट्रायंगल देखूं डी ई सी, तो ट्रायंगल डी ई सी में क्या है, तो ये जो 138 डिग्री है ये डी ई सी का बाह्य कोण है, तो 1 ते समकोण हो गए, योग के बराबर होगा। अगर ये मेरा 35 डिग्री है तो मेरा कितना होगा 103 डिग्री ये वाला एंगल, क्योंकि दोनों का योग ही 138 है। तो ये वाला एंगल भी 103 होगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण और एक ही जीवा द्वारा या एक ही चाप द्वारा बने कोण बराबर होते हैं। अगर ये 103 है तो ये भी 103 होगा। तो वही हमसे पूछा था कि बी ए सी का माप बताओ, तो बी ए सी मेरा कितना आ गया 103, कौन सा मेरा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हमने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में मेरे को क्या दिया हुआ है, यदि 5 अंक वाली संख्याएं 2, 4, 7, x, y 3, 7 और 11 से डिविजिबल है, तो 2y माइनस 8x का मान बताओ। तो अगर 3, 7 और 11 से डिविजिबल है तो इन तीनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये उससे भी डिविजिबल होगी, तो तीनों का मल्टीप्लाई करके कितना आएगा मेरा 231। तो एक्स वाई की जगह मैं सिंपली 0 0 पुट कर लेता हूं, तो 2 4 7 0 0 और सिंपली इसको 231 से डिवाइड करना स्टार्ट करता हूं, तो ये एक पे जाएगा, तो ये मेरा आ गया 231, ये मेरा आया 6 1 1 0, तो अभी ये नहीं जाता तो 1 0, तो फिर 1 0 उतार ली मैंने, तो अभी मेरा जाएगा ये 7 पे। तो इसको मैंने एक ज्यादा पे लेके जाना है कि यहाँ पे कुछ इससे ज्यादा है, क्योंकि अगर यहाँ पे ज्यादा आएगा तो उतना ही मेरे पास इतना ज्यादा होता तो पूरा पूरा भाग होता है, इसलिए हम एक ज्यादा पे लेके जाएंगे। तो ये मेरा आएगा 7, ये मेरा आएगा 1, 7 दूनी 14 और 2 16, तो ये कितना आ गया, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करूंगा तो 17। अगर मेरा 17 इधर ज्यादा होता तो क्या ये पूरा पूरा भाग हो जाता 231 से। तो मेरे को पता चल गया कि इधर मेरा x था और इस जगह पे मेरा y था, तो इधर y की जगह मेरा क्या आया 7, तो y की वैल्यू मेरी 7 होगी और x की जगह मेरा क्या है 1, तो x की वैल्यू मेरी होगी 1। सिंपली अभी मेरे को इसमें पुट करना है, तो ये हो गया 7 दूनी 14 और माइनस 8 इज इक्वल टू 6, तो इसकी वैल्यू मेरी आ गई 6। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या दिया हुआ है, राधा अपनी आय का 25% बचाती है। इस तरह के क्वेश्चन देखते हम क्या करेंगे, उसकी इनकम मान लेंगे 100, तो वो 25% बचाती है, तो इसका मतलब वो 75 खर्चा करती है अपना, तो इक्वल टू 25 उसके पास बच गया। अभी उसने क्या बताया, यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है और उसके आय में 29% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात करो। तो हमें सिंपली क्या करना है, 75 को 20 से मल्टीप्लाई करना है और जो 100 था उसकी इनकम थी उसको 29 से मल्टीप्लाई करना है, और हमें क्या निकालना है, उसकी बचत में वृद्धि। तो उसकी बचत में वृद्धि मेरे को निकालनी है, तो उसको मैं मान लेता हूँ x, तो उसको मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा। अभी क्या करना है, सिंपली मेरे को इसको सोल्व करना है, तो मेरा कितना आएगा 2900 और माइनस 1500 इक्वल टू 25x। तो इधर से मेरे को x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो मेरा आ जाएगा 1400 इज इक्वल टू 25x। तो इधर की x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, इधर से मेरी आ जाएगी 56। तो मेरा कौन सा ऑप्शन है, मेरा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए चलते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है कि पहले 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 8% है, मतलब पहले 2 साल के लिए 8% है, और अगले 4 वर्ष के लिए 10% है, अगले 4 वर्ष के लिए 10% है, और 6 वर्ष के बाद की अवधि के लिए 12% है, मतलब 6 के बाद जो भी रहेगा उसके लिए 12% है। अभी उसने क्या दिया हुआ है, यदि 9 वर्ष बाद किसी व्यक्ति को साधारण ब्याज के रूप में 18,358 रुपए और 60 पैसे प्राप्त होते हैं तो उसके द्वारा निवेशित राशि ज्ञात करो। तो कितने 9 वर्ष बाद, तो इधर कितना 2 और 4 6 तो हो गए, तो इसके बाद कितने बचे 3, तो इसको मैं अगर परसेंटेज निकालूं तो ये मेरा कितना हो गया 16%, और ये मेरा हो गया कितना 40%, और इधर मेरा आ गया 36%। अगर मैं इस सभी को ऐड करूं तो ये 2 4 3 7 तो मेरा आ गया 92%, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में मेरे को कितनी दी हुई है 18,358 रुपए और 60 पैसे। तो मेरे को निकालनी कितनी है, मेरे को 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 18,358 और 60, इसको पॉइंट को हटा के मैं लिख लेता हूँ 100, और इंटू 100 डिवाइड बाय 92, तो 100 से 100 कट होगा, तो अभी ये कितने से कट होगा 4 से कट होगा, तो ये आएगा 23, और ये मेरा आ जाएगा 4 चौक 16 2 23 4 5 20 और 4 8 32,
4 निम 36, 4 6 24 और 4 पंजे 20। अभी मेरे को देखना है तो 23 दूनी 46 आएगा, तो मतलब मेरा 1 पे जाएगा ये, और इधर लास्ट में है मेरा 5, मतलब इसके साथ कुछ ऐसा मल्टीप्लाई होगा कि यूनिट डिजिट मेरी 5 आए। तो एक बार अपने ऑप्शन को चेक करते हैं सबसे पहले। तो अगर मैं 7 से 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा लास्ट में 5 नहीं आएगा, 4 से करूंगा तब भी नहीं आएगा। तो मेरे पास ऑप्शन कौन से हैं, एक तो ऑप्शन नंबर 1 है और एक ऑप्शन नंबर है 4, कि मैं 5 से 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा यूनिट डिजिट 5 आएगा, क्योंकि मेरा इधर 5 आया हुआ है। तो अब मैंने इधर से चेक कर लिया तो मेरा आएगा 1, स्टार्टिंग में ही 2 तो आया नहीं, तो मेरा ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा, मेरा ऑप्शन होगा 4। तो मेरे को ये पूरा सोल्व नहीं करना, बस मेरे को इधर देख लिया, मेरे को पता चल गया कि 5 लास्ट में आना है, यूनिट डिजिट देखनी है, तो वो मेरे को पता चल गया। और इधर पता चल गया कि 46 होता तो 2 आता इधर, तो फिर ये वाला ऑप्शन हो सकता था फर्स्ट, लेकिन क्या है इसमें 1 आया है, तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा होगा, मेरा ऑप्शन नंबर होगा 4, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। तो हम पूरा सोल्व नहीं करेंगे, बस इतना ही देख के इधर ही अपना आंसर टिक करेंगे और आगे चलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें क्या दिया हुआ है कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5। तो हमसे पूछा क्या है कि x की पावर 6 माइनस 5x क्यूब माइनस 1 अपॉन x की पावर 6 प्लस 7x क्यूब माइनस 1, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, तो इसको मैं ऊपर नीचे x की पावर 3 से डिवाइड कर लेता हूं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x की पावर 3 माइनस 5 माइनस 1 अपॉन x की पावर 3 अपॉन x क्यूब प्लस 7 माइनस 1 अपॉन x क्यूब। तो अभी मेरे को क्या चाहिए, x माइनस 1 अपॉन x क्यूब चाहिए। तो अगर मैं सिंपली इसका क्यूब करूं तो मेरा कितना आ जाएगा 125 और प्लस में 15, तो मेरा कितना आ गया 140। तो मेरी किस चीज की वैल्यू आ गई, ये मेरी वैल्यू आ गई एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की। तो सिंपली मैं इसको उठा के इसमें पुट कर दूंगा इधर, तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब मेरा कितना है 140 और माइनस 5 अपॉन 140 प्लस 7, तो मेरा कितना आ गया 135 अपॉन 147। तो मेरा कितने से कट होगा 3 से, तो मेरा आ गया 3 चौका 12 और 3 पंजे 15, 45 अपॉन 3 चौका 12 3 नीम 27, तो मेरा आ गया 45 अपॉन 49। तो मेरा कौन सा ऑप्शन है 45 अपॉन 49, मेरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 मेरा ट्रिग्नोमेट्री से है। उसमें क्या दिया हुआ है कि 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 10 60 डिग्री, माइनस 3 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, सेकंड स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज दी हुई है, कुछ एंगल दिए हुए हैं। बस हमें सिंपली क्या करना है, इसमें एंगल की जो वैल्यू है वो पुट करनी है और अपना आंसर निकालना है। तो इसमें हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है वैल्यू पुट करने में, और कंफ्यूजन कहाँ होता है 30 और 60 में। 30 की जगह हम कई बार 60 की वैल्यू रख देते हैं, 60 की जगह 30 की वैल्यू रख देते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 ट्राइंगल बना लेंगे स्टार्टिंग में कि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ये है और एक राइट एंगल ट्राइंगल मेरी ये है। तो एक में मैं एंगल ले लेता हूँ 30 डिग्री, एक में एंगल ले लेता हूँ मैं 60 डिग्री। तो अगर इधर 30 है तो ये 1 होगा, ये मेरा √3 होगा और ये होगा मेरा 2। अगर ये 60 डिग्री है तो इसके सामने मेरा होगा √3 और ये होगा मेरा 1 और ये मेरा होगा 2। अभी सिंपली मेरे को इसमें वैल्यू पुट करते जाना है। तो मेरा क्या होगा 2 इंटू साइन स्क्वायर 30। तो साइन स्क्वायर 30 इधर से मैं देखूं तो ये मेरा ये अपॉन ये होता है, तो 1/2 होता है साइन 30 की वैल्यू, और उसका स्क्वायर है तो 1/4 इंटू 10 60 क्या होता है मेरा, ये 60 इधर है तो ये अपॉन ये तो √3, तो ये मेरा इधर आ गया √3 माइनस 3 कोस स्क्वायर 60। तो कोस क्या होता है मेरा ये अपॉन ये, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया मेरा 1/4 इंटू सेकेंड स्क्वायर 30 डिग्री। तो सेकेंड मेरा क्या होता है ये अपॉन ये और इसका स्क्वायर भी है, तो ये मेरा आ गया 4/3 और इसके अपॉन में पूरे के अपॉन में क्या है मेरे पास 4 इंटू कॉट स्क्वायर 45। कॉट 45 कितना होता है 1, उसका स्क्वायर भी 1 होगा माइनस सेकेंड स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसमें क्या है ये सेकेंड स्क्वायर ये वाला है तो 2/1 हो जाएगा और उसका स्क्वायर भी है, तो मेरा आ गया कितना 4 और प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो 60 इसमें है तो ये अपॉन ये मेरे को पता है साइन की वैल्यू होती है तो √3/2, तो इसका स्क्वायर भी दिया हुआ है तो ये मेरा आ गया 3/4 और प्लस कोस स्क्वायर 90 मेरा 0 ही होता है तो उसको मैं छोड़ दूंगा। तो इधर से 4 प्लस का है और 4 माइनस का, ये मेरा कट हो जाएगा। और इसको मैं सोल्व करूंगा तो 2 दूनी 4, तो इधर से मेरा कितना आ गया √3/2 और माइनस 4 से 4 कट हो गया और 3 से 3 कट हो गया, तो मेरा आ गया -1 और डिवाइड बाय 3/4। अभी इसको मैं सोल्व करूंगा तो क्या आएगा मेरा √3 - 2 अपॉन में 2
और इसको मैं नीचे 3/4 को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये मेरा 4/3 हो जाएगा। तो इसको ये 2 से कट होगा तो 2 दूनी 4, तो सिंपली मेरा क्या आ गया 2 इंटू √3 - 2 और अपॉन में मेरा आ गया 3। तो ये ऑप्शन मेरा कौन सा है? तो मेरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। तो 2 इंटू √3 - 2 अपॉन 3, तो यही इसका आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 मेरा फिर से ट्रिग्नोमेट्री से है, तो फिर हमें सिंपली वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो चलिए वैल्यू पुट करनी स्टार्ट करते हैं। तो 8 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इंटू साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और उसका स्क्वायर हो जाएगा 3/4 माइनस 4 इंटू साइन 90 मेरा कितना होता है 1 इंटू सेकंड स्क्वायर 45, सेकंड 45 कितना होता है √2 और उसका स्क्वायर मेरा आ जाएगा 2 अपॉन टेन स्क्वायर 45 कितना होगा मेरा 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री, ये मेरा होता है √3 और उसका स्क्वायर मेरा आ जाएगा 3। तो इसको मैं सोल्व करके लिखूंगा तो ये मेरा 8 से 8 कट हो जाएगा, तो मेरा कितना बच गया 3 और इधर कितना है -4 और -2, तो ये मेरा हो जाएगा -6 और अपॉन में मेरा आ जाएगा -2। तो मेरा कितना आया -3 अपॉन -2, तो माइनस से माइनस कट हो गया तो मेरा कितना आया 3/2। तो मेरा कौन सा ऑप्शन है? मेरा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें क्या दिया हुआ कि ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। यदि और ए और बी में से प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो ए और बी का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो ए और बी का योगफल ज्ञात करें। तो मेरे पास एक ए है एक बी है, उनका रेशियो कितना दिया हुआ है 5:8। अभी वो बोल रहा है कि प्रत्येक में 5-5 हमने ऐड कर दिया तो उनका रेशियो कितना हो गया 2:3। अभी हमें क्या करना है, इधर मेरे को अंतर देखना है, इधर मेरा अंतर है 5 का और इधर मेरा अंतर है 3 का। तो मेरे को ये अंतर जो है सेम करना है। तो अंतर सेम करने के लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों का डिफरेंस ले लूंगा। तो दोनों का डिफरेंस क्या है 3, तो मैं 3 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा और इन दोनों का डिफरेंस क्या हो 2 और 3 का 1, तो 1 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कितना आएगा 5:8 और इधर मेरा आ गया 6:9। तो अभी इनमें डिफरेंस कितने का हो गया 1 का, और 1 की वैल्यू क्वेश्चन में मेरे को कितनी दी है 5। तो मेरे से पूछा क्या है कि दोनों का योग कितना 13 और इसका 5 गुना कितना आ जाएगा 65। यही मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन को मैं एक तरीके से और देख सकता था। तो मेरे से क्या पूछा था कि ए और बी जो दो संख्याएं हैं उनका योगफल बताना है। तो ए और बी अगर 5:8 के रेशियो में है तो इन दोनों का योग अगर मैं निकाल लूं तो कितना 13 का कोई मल्टीपल होगा। तो 13 का मल्टीपल अगर मैं ऑप्शन में चेक करने जाऊं तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। तो 3 ऑप्शन बचे जिनमें से कोई भी एक आंसर हो सकता है क्योंकि तीनों की तीनों 13 के मल्टीप्लाई है। तो नेक्स्ट लाइन में उसने क्या दिया हो कि ए और बी में प्रत्येक में 5 जोड़ दिया तो ए और बी का जो रेशियो हो जाता है 2:3 हो जाता है। तो मतलब कोई 5 का मल्टीपल आएगा उसमें 5 और 5 10 ऐड करने के बाद। अगर मैं इसमें 10 ऐड करूंगा तो मेरा 88 आएगा, अगर मैं इसमें 10 ऐड करूंगा तो मेरा 75 आएगा, इसमें 10 ऐड करूंगा तो 101 आएगा। तो 5 का मल्टीपल मेरा कौन सा आया 75। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर जो 3 था ना ये मेरा आंसर होगा। तो फिर ये सब करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।